अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम मिनिमम टैक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मिनिमम टैक्स की एप्लीकेशन क्या है। मैं डॉक्टर इमरान शहजाद आपसे मुखातिब हूँ, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ। मिनिमम टैक्स से क्या मुराद है और उसकी एप्लीकेशन क्या है, इंशाअल्लाह ताला अभी हम उसके ऊपर सर्विसेज के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान में मिनिमम टैक्स दो तरह से है। एक, आपकी टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर, जो आपके साल के एंड के ऊपर, आफ्टर द एंड ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर यू विल कंप्यूट योर टैक्स लाइबिलिटी एंड योर टैक्स लाइबिलिटी शुड नॉट बी लेस देन अ सर्टेन लिमिट। ये लॉ ने एक मिनिमम टैक्स है, उसका सेक्शन का रेफरेंस है 113, सेक्शन 113, कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी उससे कम नहीं होनी चाहिए। राइट, ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। इसी तरह कंपनीज के लिए एक और सेक्शन है जिसको एसीटी, ऑल्टरनेटिव जो है वो कॉरपोरेट टैक्स कहा जाता है, एसीटी कहा जाता है, कि कंपनीज की जो टैक्स लाइबिलिटी है वो उस खास लिमिट से कम नहीं होनी चाहिए। राइट, इसको भी आज हम डिस्कस करने नहीं जा रहे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए इंटरेस्टिंग है कि लोग पाकिस्तान के अंदर जब पेमेंट करते हैं मुख्तलिफ लोगों को अगेंस्ट सर्विसेज, दो बातें आपने जहन में रखनी है कि एक तो मैं सर्विसेज की बात करने लगा हूँ। जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, वो क्लासेस ले रहे हैं और एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कॉपी, पेन और कैलकुलेटर अपने सामने रखें ताकि कैलकुलेशन को समझने में आसानी हो। पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो किसी को पेमेंट करते हैं, तो उनकी दो कैटेगरी हो सकती हैं। या तो वो विद होल्डिंग एजेंट होंगे या नहीं होंगे। विद होल्डिंग एजेंट कौन होता है? जिसको कानून ने, लॉ ने ये कहा हुआ है कि आपने पेमेंट करते हुए इस परसेंटेज, जो भी खास परसेंटेज है, उसके ऊपर आपने टैक्स को विद हेल्ड करना यानी काटना है। इसको विद होल्डिंग एजेंट कहते हैं। तो अगर आप विद होल्डिंग एजेंट नहीं हैं तो फिर आपके ऊपर ये नहीं है कि आप किसी का टैक्स काटें, आपने पूरी पेमेंट उसको करनी है। यानी आप पहले अज्यूम करें कि आप किसी से सर्विसेज ले रहे हैं और उसके बाद आपने पेमेंट करनी है। तो ये चीज़, उसके लिए विद होल्डिंग एजेंट होना आपका ज़रूरी है। ये हमारा पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, उसका सेक्शन 153 सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता है। गुड्स और सर्विसेज के ऊपर ये बात करता है कि उसके ऊपर हमारा ये सेक्शन अप्लाई होगा। तो आज हम उसकी एप्लीकेशन करेंगे। उस सेक्शन के अंदर उन्होंने कहा, अच्छा नॉर्मली क्या होता है कि ये जो टैक्स कट जाता है, ये साल के एंड के ऊपर आपकी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर देता है। यानी जो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो साल के एंड पे कैलकुलेट होनी है, फाइनेंशियल ईयर के बाद। तो पूरा साल आपने जिन जिन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की, वो उन्होंने आपका जो टैक्स एडवांस में लिया हुआ है ये बाद में जाके माइनस हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई? तो इसकी एडवांस, इसको कहते हैं एडजस्टेबल टैक्स या एडवांस टैक्स इसको कहते हैं। ठीक है। तो एक होता है कि आपने जो टैक्स, किसी ने आपका टैक्स विदहेल्ड किया, ये टैक्स आपका मिनिमम टैक्स कहलाएगा, ये इशू है। तो पहले मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा एडवांस टैक्स क्या है, राइट, एडजस्टेबल टैक्स क्या है और मिनिमम टैक्स क्या है। इन दो चीजों के ऊपर हम बात करेंगे और बेसिकली हमारा टॉपिक रहेगा टैक्स ऑन सर्विसेज के ऊपर। ठीक है जी, ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
ये देखिएगा हमारे पास सेक्शन है 153। ये देखिए आपके सामने, मैं इसको पहले पढ़ता हूं फिर आपको समझाता हूं कि ये क्या चीज है। एवरी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन मेकिंग अ पेमेंट, अगर हर प्रिस्क्राइब्ड पर्सन मेकिंग अ पेमेंट इन फुल और पार्ट, पूरी या उसका कोई हिस्सा जो है वो पे करने जा रहा है, इंक्लूडिंग अ पेमेंट बाय वे ऑफ एडवांस टू अ रेजिडेंट पर्सन। इसका मतलब सेक्शन 153 जो है वो किसके अगेंस्ट चल रहा है? रेजिडेंट के लिए चल रहा है। नॉन रेजिडेंट के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपने यही समझना है। अब यहाँ पहले ये देखते हैं प्रिस्क्राइब्ड पर्सन कौन है। लॉ ने हमें प्रिस्क्राइब पर्सन जो है, अगर आप इसको ये मैंने ऑर्डिनेंस जो है ये एफबीआर की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है, राइट, ये वो आप देख सकते हैं। ये देखिएगा प्रिस्क्राइब्ड पर्सन मींस, ये उसने सब सेक्शन 7 के अंदर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। सेक्शन 153 ही चल रहा है, लेकिन उसके नीचे क्या है, सेक्शन सब सेक्शन 3 जो है वो उसके नीचे आ रहा है। वो कहते हैं जी प्राय प्रिस्क्राइब पर्सन मींस, यानी कौन लोग जो हैं वो टैक्स काट सकते हैं पाकिस्तान में गुड्स और सर्विसेज की। नंबर 1 है जी हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट, हर कंपनी टैक्स काटेगी। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, एओपी वो होगी जो कॉन्स्टिट्यूटेड हो बाय और अंडर लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूट हुई हो अंडर द लॉ। यानी इसका मतलब वो एओपी नहीं जो आम लोग, कुछ लोग मिलके पार्टनरशिप स्टार्ट कर लेते हैं, उसकी बात नहीं की जा रही। जो कानूनन जो है जिसको बनाया गया, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, वो भी विद होल्डिंग एजेंट होगी। फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट जो भी हैं, कंजोर्टियम और जॉइंट वेंचर, इसके अलावा किसी ने कंजोर्टियम या जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया हुआ है। एन एक्सपोर्टर और एन एक्सपोर्ट हाउस फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 2, ये जो है उसके लिए जो गुड सप्लाई कर रहा है वो भी इसमें होगा। एओपी आगे कहता है जी, एओपी हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 million रुपी और अबव इन एनी ऑफ द प्रोसीडिंग टैक्स ईयर। अगर किसी शख्स का, फॉर एग्जांपल कि हम अगर बात कर रहे हैं 2014 की, 2013 के अंदर अगर उसका टर्नओवर, राइट, जो था, यानी सेल उसकी जो थी, आम अल्फाज में कह लें सेल और सर्विसेज, वो 1 मिलियन से ज्यादा थी, तो वो इस साल का विद होल्डिंग एजेंट हो जाएगा। और सेम जो कंडीशन है ये इंडिविजुअल के ऊपर भी लगी हुई है, ठीक है। अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट, वो भी इसमें होगा। A person driving income from the business of construction and sale of residential, commercial और other buildings, ये जो आपके रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे हैं उनकी भी बात की जा रही है। A person driving income from business of development and sale of residential, ये सेम दोनों क्लॉजेज जो है वो उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। चूंकि हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो जरा देखिएगा सर्विसेज की डेफिनेशन को भी साथ देख लेते हैं कि सर्विसेज से क्या मुराद है। इंक्लूड द सर्विसेज ऑफ अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट्स, डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इंटीरियर डेकोरेट्स, लॉयर्स, अदरवाइज देन एन एम्प्लॉय। यानी आप अगर एम्प्लॉय नहीं है और इस तरह की कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको हम सर्विसेज की कैटेगरी में लेकर वो जाएंगे, ये उसकी बात की जा रही है, राइट। अच्छा, दोबारा चलते हैं अपने बेसिक लॉ के ऊपर कि हमारा लॉ जो सब सेक्शन 1 था वो क्या चीज है। देखिए ये जो आपको 1 नजर आ रहा है ना, इसको हम सब सेक्शन 1 कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। और सेक्शन मेन क्या है, 153, ये सेक्शन है आपको जो नजर आ रहा है, और ये सब सेक्शन 1 इसको कहते हैं। अब 1 के आगे उसने जो बात की है कि एवरी प्रिस्क्राइब पर्सन मेकिंग अ पेमेंट इन फुल और पार्ट इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ एडवांस टू द रेजिडेंट पर्सन, ठीक है,
क्या करेगा, किसके लिए, फॉर द सेल ऑफ गुड्स, पहली बात उसने कहा गुड्स के लिए, राइट। लेकिन आगे कहता है कि एक्सेप्ट वेयर पेमेंट इज लेस देन 75,000, यानी आप किसी एक शख्स को पूरे साल में 75,000 की पेमेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स कर सकते हैं। पहली बात ये है 75,000 से। इसकी क्लॉज बी है, यानी ये क्लॉज ए कहलाएगी, ये क्लॉज बी है। फॉर द रेंडरिंग ऑफ और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट वेयर पेमेंट इज मेड लेस देन 30,000, और पेमेंट अगर 30,000 से कम है तो फिर इसकी आपने घबराना नहीं है, इसकी इलस्ट्रेशन से मैं आपको अभी समझाऊंगा। ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये तीन बातें उसने की हैं। हमारा जो कंसर्न है वो बी के साथ है फिलहाल, कि अगर कोई शख्स सर्विसेज ले रहा है और वो स्पेसिफाइड पर्सन्स में शामिल है तो उसने क्या करना है, उसकी हम बात जो है वो करने लगे हैं। shall at the time of making payment deduct tax, ये असल बात थी। वो कहता जी टैक्स काटेगा फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट पेएबल इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। कहता है वो जो ग्रॉस अमाउंट है जिन साहब से आप सर्विसेज ले रहे हैं उसकी ग्रॉस अमाउंट के ऊपर टैक्स डिडक्ट करेगा जिसमें सेल्स टैक्स शामिल है, एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 3 ऑफ पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल क्या है ऑर्डिनेंस का, उसको भी देखते हैं। इसके अंदर रेट्स मौजूद हैं इनकम टैक्स के, राइट। पार्ट 1 के अंदर इसके क्या है, पार्ट 1 के अंदर इसके टैक्स लाइबिलिटी के रेट्स हैं, पार्ट 2 और 3 में एडवांस टैक्स के रेट शामिल हैं। तो डिवीजन 3 ऑफ पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है जी। जरा चलते हैं इसके ऊपर। ये है, मैंने इसके साथ जो दूसरी टैब ऑन ऑन किया हुआ है, ये देखिएगा डिवीजन 3 है। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको इसका पार्ट 3 मिल जाएगा। मैंने डायरेक्ट टाइम सेव करने के लिए इसको ओपन किया हुआ है। पेज नंबर आप देख रहे हैं जी, मेरे पास 516 है। तो आप जाएंगे तो आपको रेट्स मिल जाएंगे। पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज, the tax, the rate of tax to be deducted from a payment referred to in clause A of subsection 1 of section 153। ए में गुड्स थी हमारे पास, सब सेक्शन 1 के अंदर ए में गुड्स थी। हमने बी को लोकेट करना है कि बी कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिएगा। ये देखिएगा द रेट ऑफ टैक्स, ये हमारे पास है जी, द रेट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम अ पेमेंट रेफर टू इन क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ 153 शैल बी। एक हमारे पास है जी 4%, ये आ गया, ठीक है। ये स्पेसिफाइड लोग हैं जिसके अंदर के ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट्स हैं, एयर कार्गो सर्विसेज हैं, कुरियर सर्विसेज हैं, मैन पावर आउटसोर्सिंग है, होटल सर्विसेज हैं, सिक्योरिटी गार्ड है। ये देखिएगा ये सारी सर्विसेज का वो कह रहा है कि इसका रेट ऑफ टैक्स कितना होगा, 4%, ठीक है जी। उसके बाद कहता है जी इन केस ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज अदर देन सब क्लॉज ए, यानी ये जो ऊपर हमने बात की है इन लोगों की, अगर आप इनमें शामिल नहीं है, इसके अलावा है, फिर फिर क्या होगा देखिएगा। फिर कहा जा रहा है कि अगर आप कंपनी है तो आपका रेट ऑफ टैक्स कितना है, 9%। यानी आप अगर कंपनी किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो लोग आपका टैक्स 9% काटेंगे अगर वो विद होल्डिंग एजेंट है तो। और अगर आप इंडिविजुअल और एओपी हैं तो फिर आपका टैक्स कितना कटेगा, 2% ज्यादा कटेगा, 11% होगा। फिर वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के लिए आपका रेट कितना होगा, 1.5%। ये थे जी रेट। अब आप जरा देखिएगा, एक लॉ है जो 153 में पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं साथ साथ जरा आपको यहाँ एक्सप्लेन करता जाऊं। हमारी जो बेसिक लॉ की प्रोविजन है वो कहाँ मौजूद है, सेक्शन 153 के अंदर, ठीक है। इसके जो टैक्स रेट्स हैं वो कहाँ पड़े हुए हैं हमारे पास, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 3 और उसकी डिवीजन 3 के अंदर रेट्स पड़े हुए हैं। ये मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ, अगर आपने रेट्स देखने हो तो वहां पड़े हुए हैं।
अच्छा, अब देखना ये था कि लॉ ने हमें मजीद क्या बताया है इसके ऊपर। लॉ हमें जो उसने कहा रेट्स जो हैं जो कटेंगे वो क्या होंगे, वो अब हमने देखना है। वो यहां पर आ रही है चीज, कहते हैं द टैक्स डिडक्टेबल। इससे क्या मुराद है ये देखिएगा, टैक्स डिडक्टेबल का वर्ड क्या है। एक लफ्ज होता है डिडक्टेड, जो कट गया। डिडक्टेबल जो कटना चाहिए था। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझिएगा। जो टैक्स डिडक्टेबल था, इट मींस डिडक्ट हुआ या नहीं, होना चाहिए था। आपने किसी विदहोल्डिंग एजेंट को सर्विसेज प्रोवाइड की। मिसाल के तौर पे आपने गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड की, आपने कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड की, किसी एक्सपोर्टर को सर्विसेज प्रोवाइड की है। उसने अब टैक्स काट लिया या नहीं काट लिया, ये बात जहन में रखनी है। काट लिया या नहीं काट लिया, डिडक्टेबल कितना होना चाहिए था। अभी हमने कितने रेट्स देखे हैं, मैं आपको वो रेट्स दोबारा यहाँ मैंने लिखे हुए मैं आपको दिखाता हूँ। प्रिंट मीडिया के लिए रेट क्या था, 1.5%। स्पेसिफाइड पर्सन जो थे, एयर कार्गो, फॉरवर्डिंग एजेंट्स वगैरह जो हैं, उनके रेट्स क्या थे, वो हमने देखे, 4% थे। और कंपनी का 9%। सर्विसेज आप इंडिविजुअल हैं तो 11% आपका रेट था। ये टैक्स कटना था, कटना चाहिए था। बात समझ आ रही है आपको, ये टैक्स कटना चाहिए था। बेशक नहीं कटा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो वो क्या होगा, शैल बी मिनिमम, ये मिनिमम होगा। ये है असल में हमारा टॉपिक जिस पे मैं आना चाह रहा था, कि ये जो टैक्स कटेगा ये मिनिमम होगा। राइट, अब हमने इसकी बात करनी है। अब पहले इस चीज को जरा स्टेब्लिश कर लें। आपने जो है सर्विसेज प्रोवाइड की हैं टू विद होल्डिंग एजेंट्स, ठीक है, और उसने टैक्स विद हेल्ड भी कर लिया, तो आपका टैक्स कितना होगा, क्या होगा, ये मिनिमम। ठीक है, आपने सर्विसेज प्रोवाइड की विद होल्डिंग एजेंट को, ठीक है, बट नो विद होल्डिंग टैक्स, तो फिर भी ये क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड की टू अ पर्सन हु इज नॉट अ विद होल्डिंग एजेंट, तो क्या फिर भी ये मेरा टैक्स मिनिमम होगा। द आंसर इज नो। फिर ये आप एडवांस की उसने जो है वो, जाहिर बात है विद होल्डिंग एजेंट है, टैक्स भी नहीं काटा होगा, तो फिर आप किसमें चले जाएंगे, नॉर्मल रजीम में चले जाएंगे। ये बात जो है वो समझने वाली। ठीक है, पहली मैंने प्लेन आपको बात बता दी, तीन सिचुएशन मैंने क्रिएट की हैं जिसको मैंने एक्सप्लेन करना आपको। फिर आपको इस बात की समझ आएगी कि आपका जो नेचर ऑफ एडवांस टैक्स है वो मिनिमम है। इन सर्विसेज के ऊपर, इनके ऊपर बड़े आसान रेट्स हैं, ये आपने जहन में रखने हैं। राइट, ये सारा मिनिमम है। शर्त क्या है इसकी, कि आपने सर्विसेज किसी विदहोल्डिंग एजेंट को प्रोवाइड की हैं। इस बात को जरा आपने जहन में रखना है, और वो टैक्स क्या होगा, आपका मिनिमम होगा। इसके रेफरेंसेस जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं वो भी मैं आपको यहाँ कॉपी कर देता हूँ। जो मेरी क्लास ले रहे हैं स्टूडेंट, उनके साथ में ये शेयर भी कर दूंगा डॉक्यूमेंट, उनको ये मिल भी जाएगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहला मैंने जो काम किया, अभी मैंने सिर्फ लॉ को आपको रीड करवाया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 153, उसका सिर्फ सर्विसेज के ऊपर मैंने बात की है। ठीक हो गया। और उसके ऊपर मैंने रेट्स की आपको बात बता दी कि ये हमारे पास क्या है, रेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है जी। और इसके ऊपर मैंने एक दो तीन चार आसान रेट्स हैं, कोशिश करें इनको याद कर लें। चलिए अब इसको एक मिसाल से समझते हैं, एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, हमारे पास जो, एक समझें कि एक प्रिंट मीडिया है, उसका नाम है ए डी एडवर्टाइजिंग लिमिटेड। अल्लाह देता एडवर्टाइजिंग लिमिटेड एक कंपनी है जो ये काम कर रही है, हम उसको अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर। उसने 1 लाख रुपए की सर्विसेज प्रोवाइड की किसको, फॉर्च्यूनर लिमिटेड को। और फॉर्च्यूनर लिमिटेड क्या है,
कि एक विद होल्डिंग एजेंट है, ये कंपनी है ना, तो विद होल्डिंग एजेंट ये है। इसने पेमेंट उसको जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उसने सर्विसेज की जो है वो प्रोवाइड की है, उसने 10 लाख रुपए की। उसने उसको कहा कि प्रिंट मीडिया था, तो उसने कहा कि जनाब मैं आपको आपकी एडवर्टीजमेंट करवा देता हूँ, तो आप मुझे 10 लाख रुपया दे दें। उन्होंने कहा जी ठीक है। और उसने 16% अज्यूम करें जीएसटी भी उसमें शामिल किया, तो टोटल अमाउंट हमारे पास क्या आ गई, 11,60,000 रुपया, 1.16 मिलियन। फॉर्च्यूनर लिमिटेड को क्या करना है देखिएगा, उसकी जो ग्रॉस अमाउंट है 1.1 मिलियन जो उसको इनवाइस की गई है, ये अमाउंट जो उसको इनवाइस की गई है, इन दोनों को मैं सेम कलर कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके अंदर अंडर सेक्शन 153 उसका 1% टैक्स विद हेल्ड करेगा, राइट। और ये 1% क्या करेगा, और नेट पेमेंट क्या करेगा उसको 1142 की। कौन, फॉर्च्यूनर लिमिटेड उसको पेमेंट करेगा प्रिंट मीडिया को। हमारा जो टैक्स पेयर है वो कौन है, ताकि आपको समझ आ जाए, वो प्रिंट मीडिया है। ये कौन है हमारा, विद होल्डिंग एजेंट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन, अंडर सेक्शन 153 इसने नेट पेमेंट कर दी इसको 1142 की, और डिपॉजिट करवा दिया टैक्स एफबीआर को। तो देखें टोटल पेमेंट जो फॉर्च्यूनर की उसकी आउट ऑफ पॉकेट गई है वो पूरी है ये। यानी ऐसा नहीं है कि फॉर्च्यूनर उसका टैक्स काट के अपनी पॉकेट में रखेगा, बाकी वहां जमा करवा देगा। चलें, ये कहानी हो गई खत्म। हम आते हैं अपने टैक्स पेयर के ऊपर जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये उसने अज्यूम करें कि जो एडी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, इसकी साल में सिर्फ यही सर्विसेज है, इसने इसके अलावा कोई और काम नहीं किया, हम ये अज्यूम करते हैं। चलें, तो हम अब देखते हैं कि साल का एंड हो गया और इसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे वो होगी। इसका विद होल्डिंग टैक्स देखिएगा, हम इसकी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं यहां पर। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी कब होगा, एट दी ईयर एंड। जो भी आपका ईयर एंड है उसके ऊपर जाके आप कर रहे होंगे। इसकी रेवेन्यू कितना था, रिसीट्स कह लें या इसको रेवेन्यू कह लें। मैं इस क्वेश्चन के लिए दूसरे मिनिमम्स को इग्नोर कर रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट आसान रहे। वो था 1 मिलियन, इसके पूरे उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस थे वो थे 50,000। तो उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, 950,000। चले, 950,000 पे टैक्स कितना बना, यानी एक एजेंसी है एडी एडवर्टीजमेंट, उसकी उसने सर्विसेज प्रोवाइड की और उसको प्रॉफिट है उसका 950,000। टैक्स कितना आ गया उसका 29%, और उसका विद होल्डिंग टैक्स कितना है 17,000। ये देखिएगा जो मिनिमम टैक्स है, लॉ ने कहा कि ये जो टैक्स आपका कट गया है ये मिनिमम होना चाहिए। यानी सादा अल्फाज में ये है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी से कम होना चाहिए। कम है ये। इसकी असल शक्ल क्या है देखिएगा, इसकी असल शक्ल क्या है, ये बेसिकली एडवांस टैक्स है ये एडवांस टैक्स। मिनिमम इसके अंदर कहां से आ गया, हमने इस बात को सीखना है, राइट। अभी इस सिचुएशन के अंदर उसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो गई, दोनों में से जो हायर अमाउंट है इनमें से वो आ गई 275,500, असल है ही यही, राइट। यानी इनकी जो टैक्सेबल इनकम है उसका 29% जब हमने कैलकुलेट किया तो ये अमाउंट आ गई। एग्री, नोट करते जाएं, कॉपी पे लिखते जाएं ताकि आपको समझ आ जाए। इसने एडवांस टैक्स कितना दिया हुआ है, विद होल्डिंग टैक्स कह लें या इसको एडवांस टैक्स कह लें, एक ही बात है, वो 70,000। तो अब जो एडी एजेंसी है वो क्या करेगी, 258,100 जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट को जाके डिपॉजिट करवा देगी साल के एंड के ऊपर। तो बेसिकली इसने कितना टैक्स दिया, इसने एडवांस की शक्ल में दे दिया 17,400, और उसने साल के एंड के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्स था जो बनता था वो पे कर दिया। तो आप देखें उसने फुल टैक्स पे कर दिया। एडी का कुछ टैक्स साल के दौरान एडवांस में चला गया
साल के एंड के ऊपर आके इसने अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट किया और उसके ऊपर जो बाकी टैक्स था वो पे कर दिया। तो टोटल उसका 275 टैक्स बनता था, वो उसने जाके डिपॉजिट करवा दिया। इसको मैं कलर दे देता हूं, इसको समझ लें। ठीक है जी। सिचुएशन वन बड़ी क्लियर है कि इसके अंदर जो हमने एडवांस टैक्स और साल के दौरान टैक्स पे करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया। चलें सिचुएशन टू में चलते हैं। अज्यूम करें कि इसका जो रेवेन्यू है, रिसीट्स या इसका जो रेवेन्यू है वो 1 मिलियन है, लेकिन उसके एक्सपेंसेस बहुत हैं इसके ऊपर, वो आगे 950। इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 50,000। 50,000 का अगर आप 29% लेंगे तो वो कितना आ गया? 14,500। हमने कहा था कि ये टैक्स मिनिमम है। ये टैक्स क्या है? एडवांस है लेकिन मिनिमम है। इससे मुराद ये है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी इससे कम नहीं होनी चाहिए थी। हो गई है। क्या करें भाई? हो गई है इस सिचुएशन में। अब लॉ ये कहता है हम आपकी इस टैक्स लायबिलिटी को नहीं मानते। फिर कितनी होगी? इतनी ही होगी, 17,400। यानी जो आपका टैक्स कट गया है और आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी विच एवर इज हायर, आपकी टैक्स लायबिलिटी मानी जाएगी। मैंने कहा व्हाट अबाउट माय एडवांस टैक्स? वो कहता है जी माइनस कर लें तो टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? 0। तो इससे हमें पता चला कि मिनिमम से ये मुराद है कि आपका ये टैक्स जो है, जो एडवांस टैक्स मिनिमम बन जाए वो रिफंडेबल नहीं होता। वो रिफंडेबल नहीं होता। उससे पैसे वापस नहीं मिलते। एडजस्टेबल होता है लेकिन रिफंडेबल नहीं होता। इस बात को समझने की जरूरत है। ये जो चीज मैंने आपको समझाई है ये है असल में मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली। इससे पहले हम कहेंगे यहां मिनिमम टैक्स की एप्लीकेशन हो ही नहीं रही। इस पहली सिचुएशन के अंदर मिनिमम टैक्स की एप्लीकेशन हो ही नहीं रही, यहां हो रही है मिनिमम टैक्स की एप्लीकेशन। इज इट क्लियर? अब बात आपको समझ आई है? इस तरह से हम इसको वो लेकर चलेंगे। अच्छा, अब आते हैं सिचुएशन थ्री के अंदर। आप कहते हैं कि सर ये तो आपने कंपनी की एग्जांपल ली थी ना, आप हमें इसको समझाएं कि अगर ये एओपी होती या इंडिविजुअल होता फिर क्या सीन होता। चलें वो कर लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं सिचुएशन थ्री के अंदर कि अज्यूम एडी एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज एन एओपी और उसकी रिसीट्स क्या है? 1 मिलियन और उसकी टैक्सेबल और उसके एक्सपेंसेस हैं 195,000। उसकी टैक्सेबल इनकम है 805। बिल्कुल ठीक है, 805 उसकी टैक्सेबल इनकम आ गई। इसका अब रेट देखते हैं कि इसका रेट क्या है। देखिएगा हमारे पास ये टेबल है, ये फर्स्ट शेड्यूल में पड़ा हुआ है। फर्स्ट शेड्यूल आपका जो है उसके अंदर पार्ट वन में, ये फर्स्ट शेड्यूल पार्ट वन के अंदर मौजूद है। 600,000 तक कोई टैक्स नहीं है नॉन सैलरीड का। ये देखिएगा नॉन सैलरीड एंड एओपी दोनों के लिए ये टेबल एप्लीकेबल। 600,000 से 800,000 तक 7.5%। हम तो जा रहे हैं इससे ऊपर, इस स्लैब में फॉल कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 805 है। ओके, तो अब हम इसका टैक्स कैलकुलेट करते हैं। वो आ रहा है जी 15,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 800,000। तो मैंने इसके ऊपर फॉर्मूला लगाया, ये देखिएगा 15,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट, यानी ये वाली जो अमाउंट है उसमें से 8 लाख रुपए माइनस किया तो टैक्स आ गया 15,750। तो हमने क्या कहा कि टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर होगी। ये आ रही है इसकी टैक्स लायबिलिटी। अगेन यहां पर भी लग गया और ये एडवांस टैक्स इसका क्या होगा? माइनस हो गया। राइट। अच्छा, एक और सवाल पैदा होता है कि आप कहते हैं कि सर अगर ये जो अज्यूम एडी एडवर्टाइजिंग एजेंसी एओपी भी है और उसने एक ऐसे शख्स को सर्विसेज प्रोवाइड की हैं जो उसका विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, यानी उसने टैक्स नहीं काटा। आप अज्यूम करें, अपने आप को एक जगह पर रखें, आपने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और उसने आपका वो टैक्स नहीं काटना था क्योंकि वो विद होल्डिंग एजेंट नहीं था।
अब आप 153 से बाहर आ गए। किससे आगे? 153 से बाहर आ गए। अज्यूम करें उसी सिचुएशन में आपकी जो रिसीट्स हैं 1 मिलियन, एक्सपेंसेस 195, टैक्सेबल इनकम 805 आ गई, बिल्कुल पिछली सिचुएशन में। तो आपका टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई? 115,750। चूंकि आपने सर्विसेज एक ऐसे शख्स को प्रोवाइड की थी जो कि विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, लिहाजा यहाँ पर आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो हायर नहीं ली जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर जो है वो सेक्शन अप्लाई नहीं हो रहा। 15,750 जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर जो है इस सिचुएशन को समझे जरा। तो मैंने तो पिछली और सिचुएशन 4 और 5 में क्या फर्क है कि यहाँ पर आपने विदहोल्डिंग एजेंट को सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, यहाँ पर आपने सर्विसेज विदहोल्डिंग एजेंट को अप्लाई नहीं प्रोवाइड की। तो दोनों में जरा टैक्स लाइबिलिटी का फर्क देखिएगा। ये देखें कि उसके अंदर यहाँ पर चूंकि अप्लाई नहीं हुआ सिचुएशन 4 के अंदर, तो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको मिनिमम टैक्स से कंपेयर नहीं किया गया। ये बात थी इंपॉर्टेंट जो आपको समझने वाली थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये कह सकते हैं कि सर, अगर जिंदगी में हम किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करें और वो विदहोल्डिंग एजेंट भी हो और कुछ लोग विदहोल्डिंग एजेंट ना हो, तो फिर कैसे होगा सवाल? फिर हमें ये सिचुएशन बताएं जो कि नॉर्मली एग्जाम में टेस्ट हो सकती है। अब उसको हम समझते हैं। ठीक है जी। ओके, चलें जी। अब हम जो है वो एक मिक्स सिचुएशन को अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज के जो एडी एजेंसी है उसकी टोटल रिसीट्स हैं 3 मिलियन की, और 3 मिलियन में उनके जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो हैं 800,000 के, और उनकी टैक्सेबल इनकम आ गई 2.2 मिलियन। फाइन। लेकिन ये जो 3 मिलियन है इसकी डिटेल कुछ यूं है कि इन्होंने एक विदहोल्डिंग एजेंट को जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं वो 2 मिलियन की हैं, और अदर सर्विसेज किसी ऐसे शख्स को उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं जो कितनी है? एनटीआर में है 1 मिलियन। उन्होंने इनका टैक्स विदहेल्ड नहीं किया। अब हमें क्या करना है, देखें ये चीज को जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी मैं आपके सामने हाईलाइट करने लगा हूं। जब आपके पास एक से ज्यादा रजीम आ जाए, इसको मैं डिफरेंट कर देता हूँ। देखें ये जो 3 मिलियन है, असल में
इसकी रजीम चेंज हो गई। ए को हम कहेंगे कि ये जो 2 मिलियन है इसके ऊपर सेक्शन 153 अप्लाई हो गया और ये एमटीआर में चला गया। एप्लीकेशन की वजह से ये एमटीआर यानी मिनिमम टैक्स के अंदर ये चला गया हुआ है, राइट। दूसरी जो सिचुएशन है वो ये है कि इसका जो है ये अदर्स में है। ये 1 मिलियन जो है चूंकि इस पे टैक्स नहीं कटा तो ये किस में चला गया, अदर्स में ये चला गया। तो जब भी रजीम चेंज हो, आपके पास एनटीआर और एफटीआर हो, नॉर्मल और फिक्स हो, मिनिमम और नॉर्मल हो, मिनिमम और फिक्स हो, यानी किसी दो रजीम्स आपके पास आ जाएं, तो आपको हर एक्टिविटी का अलग टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना पड़ती है। ये एक नया पॉइंट आपके सामने आ गया। अब हमारे पास जो एक्सपेंसेस थे वो कितने थे, 800,000। हमने 8 लाख को क्या किया, इस इसको बेस करके इस दोनों हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी 800,000 को इन दो एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया, एमटीआर में और एनटीआर के अंदर। अब जरा देखिएगा एमटीआर के अंदर क्या सिचुएशन बनी, 200,000 और 3 मिलियन जो है। अगर आप इन दोनों को देखें, यानी आपको इसके बैक एंड के ऊपर एक फॉर्मूला नजर आएगा, ये देखिएगा कि मैंने 2 मिलियन को 3 मिलियन पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया 800,000 के ऊपर। तो प्रपोर्शनेट एक्सपेंस इस एक्टिविटी का आ गया 2 मिलियन वाली का 8 लाख, 533 सॉरी। और जब मैंने 2 मिलियन में से 533 इस इनकम में से ये एक्सपेंस माइनस किया तो टैक्सेबल इनकम आ गई 1.466667। यानी हम कहेंगे कि जो एडी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उसकी एमटीआर की टैक्सेबल इनकम 1.466667 है। ओके फाइन। अदर केस में क्या हुआ कि जो बाकी उसकी टैक्सेबल इनकम में है वो है 7333। यानी टोटल टैक्सेबल इनकम आप देखें सेम है। आप इन तीनों फिगर्स को देखें, टैक्सेबल इनकम में कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमने क्या किया कि सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि इसका रजीम और है, इसका रजीम और है, तो लिहाजा इन दोनों टैक्सेबल इनकम को हमने क्या कर लिया, अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। लेकिन जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो टैक्स जो है वो टोटल इनकम के ऊपर ही आएगा। अब देखिएगा कि अब दोबारा आ जाते हैं, ये आपको समझ आ गई। इसको जरा अंडरस्टैंड करें कि मैंने अपोर्शनमेंट कैसे की है। ये एक्सपेंस जो था, इस एक्सपेंस को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करना था, इस एक्सपेंस को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करना था और मैंने दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया है और उसकी बेसिस मैंने आपको बता दी हैं और इन दोनों की टैक्सेबल इनकम भी कैलकुलेट कर ली है, राइट। अब इधर आ जाएं, जहां तक पहले आप मेक श्योर करें कि आपको इस अपोर्शनमेंट की समझ आ गई है। इसको हम कहेंगे अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, इसको मैं ये कर देता हूँ। तो इसको अंडरस्टैंड करने के बाद दोबारा आप क्वेश्चन में आ जाएं। क्वेश्चन में हमारी टैक्सेबल इनकम है 2.2 मिलियन की। उसके ऊपर अगर हम टैक्स देखें, अगर हम अपने टैक्स रेट्स को देखें तो 2.2 जो है वो कहाँ फॉल कर रहा है, फोर्थ स्लैब के अंदर जिसमें लिखा हुआ है 75,000। ये कहाँ पर रेट्स हैं, फर्स्ट शेड्यूल में 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1.2 मिलियन। तो मैंने यही फॉर्मूला इसके अंदर लगा दिया, 75,000 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट ये वाली माइनस 1.2 मिलियन। तो मेरे पास ये अमाउंट आ गई। एक तो ये आ गई। अब सवाल ये था कि मैंने ये जो 1.46 है, सॉरी मैं ये गलत अमाउंट उठा बैठा हूँ, मैंने इस अमाउंट का ये जो है इसको इसके टैक्स के साथ कंपेयर करना था। तो पहले तो मुझे इनकम अंडर एमटीआर चाहिए, ये वाली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ रुकिएगा जरा, देखना है आपने। मैंने क्या किया कि वो मेरी इनकम जो एमटीआर में है उसका मुझे टैक्स चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने उसके टैक्स को उसके एडवांस टैक्स के साथ कंपेयर करना है। उसका टैक्स कैसे आएगा, मैं एवरेज टैक्स कैलकुलेट करूंगा, राइट। वो आ जाएगा जी 1
466,667, ये देखिएगा एवरेज टैक्स कैसे आ गया। अगर आप इसको इस पे डिवाइड करें, हम अगर परसेंटेज में आपको साइड पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, दिस डिवाइडेड बाय दिस, अगर मैं इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करूं तो मैं कहूंगा कि ये कंपनी जो है 12.5% टैक्स पे करने जा रही है। टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, तसल्ली के साथ अपनी नोटबुक के ऊपर कीजिएगा। तो 12.5% पे करने जा रही है। अगर मैं इसी इनकम का जो है वो, ये जो हमारी टैक्सेबल इनकम आ रही है एमटीआर की, इसको मैं यहाँ भी ब्लू कलर में ले आया हूँ, तो इसका 12.5% कितना बनेगा। तो ये देखिए, सॉरी ये परसेंटेज में आ गया, मुझे कॉमा में करने की। ये देखें यही अमाउंट आ गई जो नीचे लिखी हुई है, यानी मैंने एवरेज अमाउंट जो है वो उसके ऊपर कैलकुलेट की। और इसका जो एडवांस टैक्स था, ये देखिएगा एडवांस टैक्स क्या था कि उन्होंने ये नीचे मैंने कैलकुलेशन की है एडवांस टैक्स की, कि आप इसने जिसको सर्विसेज प्रोवाइड की 2 मिलियन की, और उसमें सेल्स टैक्स उसने 16% लेट्स सपोज ऐड किया, तो 2320 आ गया सर्विसेज के ऊपर। तो टोटल जो ग्रॉस अमाउंट उसकी आ गई वो आ गई 2320, ये वाली दिस वन, ये जो आपको नजर आ रही है ये वाली अमाउंट। और उसमें उसका टैक्स उसने विदहेल्ड किया उसका 34,800, तो ये अमाउंट उसने पे कर दी। तो हमारे लिए रेलिवेंट अमाउंट क्या थी ये। तो अब हमने इस अमाउंट को इसके साथ कंपेयर किया दोनों को, और हमने कहा ये मिनिमम टैक्स टोटल अमाउंट से मिनिमम है, कम है, लिहाजा यहाँ पर सेक्शन 153 एमटीआर अप्लाई नहीं हुआ। तो हमारी टैक्स लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आई, टैक्स लायबिलिटी एज इट इज आ गई, और उसमें से एडवांस टैक्स माइनस हुआ, तो ये हमारे पास टैक्स पेएबल आ गया। राइट, ये इलस्ट्रेशन थी जो आपकी पहली एक कंप्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन मैंने आपके सामने रखी है। इसको कैलकुलेट करें, इसको समझें कि ये कैसे हुआ। ओके, ले जी, अब हम इसकी सिचुएशन, एक और सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे आपको मजीद इसकी समझ आएगी। सेम सिचुएशन हमारे पास मौजूद है, हमारा रेवेन्यू 3 मिलियन है, लेकिन मैंने एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर दिया। जो चेंज की है पिछली और इस इलस्ट्रेशन के अंदर, वो मैंने ये चेंज की है। इसको मैं ग्रे एरिया में ले आऊं ताकि ये चेंज है, इसके अंदर मैंने एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर दिया। प्रीवियस इलस्ट्रेशन में ये 800,000 थे, इसमें मैंने इसको 2 मिलियन एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर दिया, मेरी टैक्सेबल इनकम 1 मिलियन आ गई। और यहाँ पर भी मैंने क्या किया, एक्सपेंसेस को 2 मिलियन कर दिया, और उसी तरह उसकी अपोर्शनमेंट की। तो 2 मिलियन एक्सपेंस जो थे वो एमटीआर की इनकम में चले गए 1.33333, और उसकी टैक्सेबल इनकम आ गई 66667। और नॉर्मल जो इनकम थी, जो हमने एक ऐसे शख्स को सर्विसेज प्रोवाइड की जिसने टैक्स नहीं काटा, नहीं काटना था, वो ये आ गई। राइट, और उसके एक्सपेंसेस ये हो गए, और उसकी इनकम जो थी वो हमारे पास 33333 वो आ गई। टैक्सेबल इनकम आप देखें हमारी सेम है यहाँ पर भी, सॉरी इसी नहीं आ रहा था, ये आ गए। तो टैक्सेबल इनकम आप देखें हमारी सेम है। अब इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट करना है 1 मिलियन का। तो 1 मिलियन का रेट देखिएगा क्या है, 15,000 प्लस 15%, 15,000 प्लस 15%, ये देखिएगा 15,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 800,000, तो 45,000 आ गया हमारा। ठीक है, यानी एओपी है ना, तो एओपी के ऊपर इसका टैक्स ये आ गया 45,000। अब सवाल ये है कि हमने जो हमारे पास ये जो अमाउंट है एमटीआर की, इसकी हमें टैक्स चाहिए 666 का। तो उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज टैक्स कैलकुलेट करेंगे 45,000, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 6, यानी ये जो टैक्स आपको 45,000 नजर आ रहा है वो है 1 मिलियन का। हम कहते हैं कि 1 मिलियन पे अगर 45,000 हो तो 666 पे कितना होगा, तो एवरेज किया तो 30,000 आ गया। बड़ी सादा सी एक कैलकुलेशन है।
हमने इसके अच्छा, अब इसका विद होल्डिंग टैक्स जो है वो वही है, क्योंकि ये सर्विसेज तो हमने 2 मिलियन की प्रोवाइड की हैं। तो जब हमने इस 30,000 को 34 के साथ अप्लाई किया, तो अब ये मिनिमम नहीं रहा बल्कि टैक्सेबल इनकम से बढ़ गया। यानी वो जो हमारी टैक्सेबल इनकम अंडर मिनिमम टैक्स रिजीम आ रही थी, उससे बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि हमारी इस 45,000 के अंदर 30,000 टैक्स पड़ा हुआ है, जबकि ये 34,800 होना चाहिए था। मिनिमम से मुराद आपकी टैक्स लाइबिलिटी में आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है वो उससे कम नहीं होनी चाहिए। दोबारा सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी मिनिमम टैक्स से कम नहीं होनी चाहिए थी। तो यहाँ कम हो गई है, वो 30,000 है। कितनी कम हुई है? 4,800। कैसे? ये 3,000 में से ये जब माइनस किया तो 4,800 आ गया। यानी दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हमारी इस टैक्स लाइबिलिटी में 45,000 के अंदर कम से कम टैक्स लाइबिलिटी जो एमटीआर की आपको नजर आ रही है वो इट शुड बी 34,800, जो कि आपका मिनिमम एडवांस टैक्स बनता है, जिसको मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया। इससे कम नहीं होनी चाहिए थी। हो गई है। अब क्या हो गया? हो गई है। तो हम उस अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं ताकि वो टैक्स लाइबिलिटी के इक्वल आ जाए। और फिर हमने इसके अंदर 4,800 को क्या कर दिया? मजीद ऐड किया। तो टैक्स लाइबिलिटी जो थी, इन दोनों को ऐड करने की वजह से आपकी टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज होके क्या हो गई? 45,000 प्लस 4,800 ये ऐड हो गई इसके अंदर। तो और इसमें से माइनस करेंगे। अब आपने 15,000 पे करना है। आपने 15,000 इसको पे करना है। ये बात जहन में रखिएगा। अब यहाँ एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि एक स्टूडेंट ये कहे कि सर, अगर विदहोल्डिंग एजेंट को हमने सप्लाई तो सर्विसेज तो दी हैं, उसने टैक्स काटा नहीं है। उसने टैक्स काटा नहीं है। अब क्या होगा? अब देखिएगा, हमारा सिचुएशन सेम यही रहेगी। अब सिर्फ यहाँ पर एडवांस टैक्स क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ये बात बड़ी नोट करने वाली है कि अगर हमने सप्लाई विद होल्डिंग एजेंट को दी है लेकिन उसने टैक्स विद हेल्ड नहीं किया है, तो बात याद रखें, फिर हमारा एडवांस टैक्स जीरो होगा। बाकी कैलकुलेशन ऐसी ही होगी। दूसरे अल्फाज के अंदर, आपका आपने विद होल्डिंग एजेंट को सप्लाई दे दी, उसने टैक्स डिडक्ट किया या नहीं किया, आपकी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। मासवाए कि एडवांस टैक्स क्योंकि आपने दिया नहीं है वो जीरो हो जाएगा। ये बात नोट करने वाली है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सिचुएशन के अंदर। आप कहते हैं सर, यही सिचुएशन जो है ये अगर कंपनी की हो तो फिर क्या होगा? कंपनी के लिए तो इसको बी बना लेते हैं। बाकी सारी कैलकुलेशन वैसे ही रहेगी। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको नोट करके कीजिएगा। सो ये ब्रीफ एक्सरसाइज है, क्या जरूरत है? तो आप बेवकूफ़ी करेंगे। आपने इसको नोट करना है, एक एक को सॉल्व करना, फिर आपको समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होना। अब देखिएगा फर्क क्या आया। सेम टैक्सेबल इनकम है, लेकिन चूंकि कंपनी का टैक्स जो है वो 29% होता है, इसलिए इसमें मैं इसको जरा हाईलाइट कर दूं। ये मैंने चेंज किया तो ये 290,000 आ गया। अब मैंने मेरी इनकम एमटीआर में कितनी है? 666। अगेन ये मेरी, इसको ब्लू कलर में करूं ताकि आपको समझ आ जाए। दिस वन, इसका टैक्स कितना आएगा? अच्छा, कंपनी के लिए 29%, चूंकि वो स्लैब्स नहीं होते तो यहाँ एवरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चुप करके इसका डायरेक्ट 29% लेंगे तो ये आपके पास रेट आ जाएगा। इसको इसके साथ कंपेयर करें तो टैक्स लाइबिलिटी से मिनिमम कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर सेक्शन 153 अप्लाई नहीं हो रहा और ये सिचुएशन एज इट इज ही आ जाएगी। मैं ये काम करता हूँ, ऊपर वाली सिचुएशन को एक अलग जो है वो बना के आपको देता हूँ। इसको, जो मैंने अभी आपको कही है ना, इसको एक सिचुएशन सी भी बना देता हूँ कि अगर विद होल्डिंग एजेंट को सप्लाई दी, इसको हम सी कर लेते हैं।
ठीक है। यहाँ इसने ये सिचुएशन मैं डिलीट कर देता हूँ कि उसने टैक्स नहीं काटा, तो फिर क्या होगा? इसका मैं कलर भी चेंज कर दूँ, इसकी जो है वो बॉर्डर भी चेंज कर दूँ। अब ये देखिएगा फर्क क्या आ गया कि यहाँ पर सिचुएशन जो है वो रहेगी वही, यानी 34,800 के साथ कि हम कंपेयर करेंगे, लेकिन एडवांस टैक्स जीरो हो जाएगा। आपने सप्लाई दी है लेकिन उसने टैक्स विद नहीं किया, तो आपकी टैक्स पेएबल में ये फर्क आएगा। यहाँ सिचुएशन है सप्लाई टू विद होल्डिंग एजेंट, मैं यहाँ नोट करवा देता हूँ आपको, इंसर्ट में जाके सिचुएशन में इंसर्ट शेप, सप्लाई टू विद होल्डिंग एजेंट बट टैक्स इज नॉट डिडक्टेड। ठीक है, ये मैंने आपको सिचुएशन क्रिएट कर दी, थोड़ा सा टिल्ट कर दी ताकि आपको पता चले कि ये जो चीज़ लिखी हुई है, और इसको कलर भी कर दें। ठीक हो गया जी, ये वाली सिचुएशन थी। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इससे आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसमें देखिएगा कि जो खालिद साहब की बुक है उसके अंदर नोट जो है वो आपको गिवन है। मैंने जो एग्जांपल ली है वो तमाम एग्जांपल में 1.5% लिया है। इसी तरह अगर आप इनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा, 4% आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसको कंपेयर करेंगे। क्लियर? इसी तरह कंपनी है तो उसके लिए 9% टैक्स होगा। अदर देन दैट जो है, अगर वो प्रिंट मीडिया वगैरह की या स्पेसिफाइड सर्विसेज नहीं है और इंडिविजुअल और एओपी हैं तो उनके लिए 11% आ जाएगा। यानी बताने का मकसद ये है कि फिर आपका हर सिचुएशन के अंदर जो आपका मिनिमम टैक्स होगा वो यहाँ परसेंटेज चेंज होती जाएगी। यानी बेसिकली समझाना मकसद आपको जो था वो मिनिमम टैक्स था, कि अगर मिनिमम टैक्स सर्विसेज के ऊपर जो है वो आपको अप्लाई होगा। दोबारा आपको बता दूं, मैंने आपको बेसिकली आज जो चीज़ करवाई है वो ये वाली। ठीक है, विद होल्डिंग टैक्स ऑन सर्विसेज, कि अगर आप प्रिंट मीडिया को सर्विसेज लेंगे तो उनका टैक्स 1.5% विद हेल्ड करेंगे। स्पेसिफाइड सर्विसेज को अगर आप सर्विसेज देंगे तो उनका 4% टैक्स विद हेल्ड करेंगे। कंपनी के लिए 9% है और इंडिविजुअल और एओपी के लिए 11% है। ठीक है, ये टैक्स रेट्स हैं। और फिर इसका क्या है कि इनकी जो नेचर क्या है वो मिनिमम है। नेचर क्या है इनकी, मिनिमम है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू विद होल्डिंग एजेंट जो है अगर आप करेंगे तो मिनिमम, बेशक आपने सर्विसेज प्रोवाइड की लेकिन वो भी तो उसने टैक्स विद हेल्ड नहीं किया, फिर भी मिनिमम। सिर्फ एक सूरत में ये आप नॉर्मल में चले जाएंगे, अगर आपने उनको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की तो। ये मैंने साथ उसका रेफरेंस आपको प्रोवाइड कर दिया है, इनको ज़रा याद रखेगा। तो मेनली अगर नटशल में हम देखें तो सर्विसेज इस वक्त पाकिस्तान में विद होल्डिंग एजेंट को अगर प्रोवाइड करेंगे तो हम मिनिमम में चले जाएंगे। ये थी असल में आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी इससे। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके अंदर जो आपने चीज़ समझनी है वो एक ही है कि बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपने इसको नोट करना है, लिख के इसको याद करें। सेक्शन 153 का एक पोर्शन मैंने आपको ये करवाया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।